गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल। जैसे कि आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करके लेके आते हैं। आज फिर एक नई चीज़ लेकर आए हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप जो है क्या कहते हैं वो करा दीजिए, क्या कहते हैं जो जहाँ तक पढ़ाया है मॉडर्न इंडिया में वहाँ तक के क्वेश्चन करा दीजिए। तो वो मैं उसी क्वेश्चन के क्रम में लेकर आया हूँ। और ये सारे के सारे आपको जानकर वो होगा, हर्ष होगा कि सब PY क्यों है, आए हुए क्वेश्चन है सबके सब। और मैं इन्हीं को लेकर आया हूँ जिससे आप लोगों का जो पढ़ाया वो भी परफेक्ट हो जाए और कुछ नया सीखने को मिल जाए। इसमें हमने 3 तरीके के क्वेश्चन किए। आज से दोपहर में लाए तो इसलिए गुड आफ्टरनून बोलना है। तो गुड आफ्टरनून आपके लिए, सबके लिए, ऑल ऑफ यू। और इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। सबसे पहले लेकर आया हूँ ईजी, दूसरे लेकर आया हूँ मॉडरेट और तीसरे लेकर आया हूँ टफ। तीनों तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को एंड तक दीजिए। 50 क्वेश्चन समझ लीजिए कंप्लीट हो जाएगा, संपूर्ण आ जाएगा इसके अंदर, संपूर्ण। इसका मतलब ये है कि किसी एग्जाम में अगर लेके बैठोगे ना तो आपको समस्याएं नहीं होंगी, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। अगला है हमारा ये क्या कहते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या फिर इसको विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्ड इज मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन पीपल। भारत के लिए मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? देखो विदेशी संदर्भ में कहा गया। किसे कहा गया? विदेशी संदर्भ में। हमारे भारत के लिए संदर्भ में नहीं कहा गया। तो विदेशी संदर्भ में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। क्या है ये? महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी उसी के लिए था ये। ठीक, आ गई बात समझ में? तो इसको क्या कहा गया था? मैग्ना कार्टा कहा गया था। आप लोगों को ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 1858 के एक्ट के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। 1857 की क्रांति के बाद आया कि कौन वायसराय थे? कैनिंग। कहाँ पढ़ा इन्होंने? इलाहाबाद में, याद करो। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई थी? सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई थी कि जो ये 1858 के एक्ट में कंपनी का शासन खत्म, किसका शुरू? महारानी का शासन शुरू। ये समझ लीजिए 50 क्वेश्चन तो हैं ये। लगभग एक क्वेश्चन में चार फैक्ट बता के चलूंगा तो 200 फैक्ट मान के चलो। इल्बर्ट बिल क्या है? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आया। लॉर्ड रिपन सबसे अच्छे वायसराय हमारे लिए थे। लॉर्ड रिपन की आगे भी चर्चा होने वाली है। इसमें क्या था? ये श्वेत विद्रोह भी हुआ था इनके काल में। क्या हुआ था? श्वेत विद्रोह। इसी की बिल की वजह से हुआ था श्वेत विद्रोह। क्यों हुआ था भाई? इल्बर्ट बिल में क्या था? भारतीय जजों को, किसको? भारतीय जजों को विदेशियों पर मुकदमा सुनने का अधिकार दे दिया था। विदेशी में अंग्रेजों पर। तो समझ लो क्या होता? विद्रोह होना ही था। तो इसीलिए सारे के सारे अंग्रेजों ने विद्रोह करा। इसीलिए इसको कहते हैं हम श्वेत विद्रोह। ठीक है, पेन चेंज करके इसके बारे में बता देते हैं। 1892 का अधिनियम यह है कि भारतीय लोगों को विधान परिषद में इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिल गया। किसमें? विधान परिषद में। ठीक, पहली बार इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिला था, इलेक्शन लड़ने का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसमें 4 फैक्ट हो गए। यह है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार की सफलताएं ब्रिटिश शासन की नैतिकता की नींव को कमजोर किया? या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक राष्ट्रवादी कौन थे? देखो भाई, कांग्रेस का काल याद रखो। 1885 में कांग्रेस बनी और 1885 से 1905 तक का काल नरमपंथियों का काल है। इनको ही आधुनिक राष्ट्रवादी कहते हैं। नरमपंथी को क्या कहते हैं? आधुनिक राष्ट्रवादी कहते हैं। वो आधुनिक राष्ट्रवादी कहते हैं। नरमपंथी में कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, KT तैलंग थे और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। ये सब के सब किस में आते थे? नरमपंथी में आते थे। दूसरा चरण गर्मपंथियों का आता है। इनका कहना ये था कि साहब नरमपंथियों का कि हम ब्रिटिश शासन से सिर्फ मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर जबरदस्ती करेंगे तो ब्रिटिश शासन इतना मजबूत है कि भारत में भारतीय लोगों को गोली से मार देगा। हमारा आंदोलन शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सच्चाई थी इनकी। इन्होंने किसकी मांग की? इसकी मांग की, संवैधानिक सुधारों और उनके आंदोलन द्वारा मांग की। खुले विद्रोह की वकालत कर बिल्कुल नहीं खुले में चाह रहे थे। अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी मदद मांग कर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। विदेश में रहने वाले भारतीयों का समर्थन प्राप्त करके बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये मांग कर रहे थे। इनकी देन थी कि 1892 का एक्ट पारित हुआ। देखो इन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया है। भारत में 1892 का एक्ट पारित हुआ जिसमें विधान परिषद में, इससे पहले बताया भी मैंने इस वाले पहले क्वेश्चन में, विधान परिषद में भारतीयों को इलेक्शन लड़ने का आधार, समझ रहे हो? मतलब विधान परिषद पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ये जो एक्ट है ये इनकी राष्ट्रवादियों की बहुत बड़ी देन थी। ठीक, 1892 का अधिनियम। कौन थे ये राष्ट्रवादी? नरमपंथी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया।
ये थोड़ा सा देखो, कभी भी याद रखो, जितना टफ क्वेश्चन लगेगा देखने में, जितना लगेगा कि साहब ये तो, वो कहते हैं ना, जितना खतरनाक बॉलर लगता है उतनी अच्छी बॉल फेंकता है, तो वही वाली कहानी, जितना खतरनाक ये लगेगा आप लोगों को उससे ज़्यादा ईजी निकलेगा। ये इतना ईजी निकलेगा कि आप समझ लीजिए कि क्या है ये। वही आ गया देखो, निम्नलिखित कथन में से इंडियन नेशनल कांग्रेस द अर्ली फेजेस मतलब शुरुआती चरण में कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? मैंने क्या बताया आपको? सिर्फ मांग, और किसकी? संवैधानिक मांग। इसी से कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे। कब से कब तक? 1885 से 1905 तक सिर्फ यही डिमांड करी है कांग्रेस ने, इसके अलावा डिमांड नहीं करी। कैसी मांग करी है? बोले साहब हमें कुछ ना कुछ दो, मांगते रहे, मतलब लड़े नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर आ जाएं, सभी भारत प्रेमियों के बीच संभावित जाति पंथ के पूर्वाग्रह का उन्मूलन करना। क्या सही था? चलो अभी देख लेते हैं। भारत के हितों में कार्य करने वाले सभी निष्ठावान लोकप्रिय कार्यकर्ताओं के बीच व्यक्तिगत आत्मीयता को बढ़ाना, मतलब लोगों को जोड़ना, ये तो काम था, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ठीक, अब तीसरा क्या? लोकप्रिय मांगों की निर्माण। बिल्कुल, जो लोग मांग रहे हैं वो उनके बारे में बात करना। भारत की राजनीतिक मुक्ति के लिए हिंसक संघर्ष। अरे हिंसक तो गांधी जी ने भी ना करा, समझ लो दोस्तों। तो इस समय ये तो था ही नहीं, अब ये था ही नहीं तो 4 निकाल दो, पहले तो ये निकल गया। अब इसमें से होगा 1 2 3 होगा। अच्छा 2 ऑप्शन आ गए तो 1 2 3 ही होगा, ए लगा देते हैं हम, इसमें गलत हो गया, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4। तो 4 लगाने से ये दोनों कट जाते हैं। जब दोनों कट जाते हैं तो या तो 2 3 होगा या 1 2 3 होगा। एक में क्या है? हाँ ये सही बात है, जातियों और उनका पूर्वाग्रहों का उन्मूलन करना था, मतलब रचनात्मक कार्य भी करने थे। क्या कार्य करने थे? रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य क्या होते हैं दोस्तों? रचनात्मक कार्य ये होते हैं कि आंदोलन के बीच में कुछ भी ऐसा करो जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, जैसे नाच गाना ही कर लो, रागनियाँ गा लो, रागनियाँ बड़ी फेमस होती थी हमारे यहाँ, ढोला गा लो, या बहुत सारे ऐसे जो लोक नृत्य लोक कार्यक्रम है उनको रचनात्मक कार्य करते हैं, जिससे सभी जाति पंथ के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। गांधी जी भी रचनात्मक कार्य करते थे अपने आंदोलनों के बीच में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ गए? तो हमेशा ये रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये याद रखेंगे। क्या मांग थी? सिर्फ 2 मांगे, एक तो मांग संवैधानिक और सबको जोड़ना, यही 2 मांग थी। कितने साल लगा लो, कितने साल? 15 साल ये हैं, और 5 या 20 साल तक सबको एक साथ जोड़ना। उग्रवादियों ने बाद में आकर थोड़ी सी अलग करा। ठीक है, वो बात करेंगे, 1905 से आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा शुरू करा? ये कल ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। हिंदू है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस नहीं है, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। नया भारत, अरे न्यू इंडिया है ये, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 अखबार चलाती थी ये, याद रखेंगे ये, पहला न्यू इंडिया, दूसरा कॉमनवेल्थ। ठीक, एनी बेसेंट के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। चलो क्या करा एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। होम रूल की स्थापना कहाँ से इंस्पायर होकर? आयरलैंड से। और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। थोड़ा मोटा हो रहा है ना, छोटा कर लेते हैं और कलर बदल लेते हैं, कि थिकनेस थोड़ी सी कम करें, इतनी कर लेते हैं। अब ठीक है, हाँ, और इसको जो है कलर चेंज कर ले, कलर ले दोस्तों, ये वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? अब चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ये भी कल पढ़ाया भाई, वास्तविक संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। हु अमंग द फॉलोइंग द रियल फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? कौन है? सर सैयद अहमद खां। अब हम बात कर लेते हैं सर सैयद अहमद खां के बारे में। 2 बातें। 1875 में, याद करो, क्या बनाया था इन्होंने? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। देखो भाई दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड पे दिखाई देंगे। रीज़न क्या है? ये क्लासेज मैं घर से डालता हूं, स्टूडियो तक पहुंच पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, तो मैं घर से डालता हूं। तो जिस तरीके से मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं अच्छे से अच्छे समझाने की, इतना कर रहा हूं। लेकिन आने वाले समय में हम डिजिटल बोर्ड पर ही क्लासेज डाला करेंगे, चाहे प्रैक्टिस सेशन हो चाहे कुछ हो, वो अपने पास जब भी घर पर रहेंगे, घर पर ही डिजिटल बोर्ड से डालेंगे। नवाब सलीमुल्लाह कहाँ थे? ढाका के नवाब सलीमुल्लाह थे, ढाका के नवाब। क्या करा था इन्होंने भाई? ढाका के नवाब के बताओ, किसी को पता हो तो? हमें पता है, हम बताएंगे। ढाका के नवाब ने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई थी।
कब? 1906 में। ठीक। अबुल कलाम आज़ाद कौन है? ये कांग्रेसी थे और कितने 1942 से लेकर याद रखना है 46 तक, 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 4 साल कांग्रेस अध्यक्ष रहे। इनकी 2 किताबें लिख लो, इनकी ये यहाँ लिखवा देता हूँ 2 किताबें। नंबर 1 अल हिलाल और अल बिलाल। इसके बाद जब हिस्ट्री आगे पढ़ाएंगे बड़े इंटरेस्टिंग लगेगी। इस 50 क्वेश्चन के बाद अगली छुट्टी होगी, उसमें भी ऐसी कुछ बताएंगे आपको। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे, मुस्लिम लीग से जुड़े और 1940 में पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान की मांग कहाँ? याद रखेंगे ये लाइन, इसको मैं दोबारा लिख दूं भाई, क्योंकि ये आएगी छपने वाली लाइन है। हाँ मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा इरेज करके ना साफ साफ लिख दूँ। देखो भाई, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में 2 लाइनें लिखेंगे हम। पहली लाइन लिखेंगे क्या है? पहली लाइन तो ये लिखेंगे कि 1940 में पाकिस्तान की मांग की कहाँ? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। याद रखना दोनों के अलग अलग अधिवेशन है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन अलग होगा और मुस्लिम लीग का अलग होगा। इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक, आगे बात समझ में। और बाद में कायदे आजम बन गए कहाँ? पाकिस्तान में जाकर। ठीक, कमेंट सेक्शन में बताएंगे पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, 1919 के अधिनियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ एक्ट 1919? देखो भाई, मैं तुम लोगों को एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं दोस्तों। 1919 का अधिनियम आया है ना, तो एक लाइन याद रखना जिंदगी में, उससे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो क्या है? 1919 के अधिनियम में पहले तो इसका नाम है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। अब ये समझ लीजिए, इसके बारे में बस एक लाइन बतानी है। ये चैम्सफोर्ड कौन थे? इस समय वायसराय थे। मोंटेस्क्यू कौन थे? एक अधिकारी थे। इन दोनों के नाम से आता है ये सुधार। इस सुधार में बस सिर्फ इतना याद रखेंगे आप, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया, डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, प्रांतों में द्वैत शासन। अब ये क्वेश्चन इसी से बन जाएगा। ठीक, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया, बस इसको याद रख लेना भाई दोस्तों। क्यों आया था, कैसे आया था? इसलिए आया था कि धीरे धीरे संवैधानिक सुधारों की मांग चल रही थी। उन मांगों के चलते हुए यह एक्ट बना दिया गया। इसी की रिपोर्ट की जांच करने साइमन कमीशन आया था, लेकिन इसने काम क्या किया था? प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था। अब हमें यह करना है इसमें से कौन सा गलत है। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग होना चाहिए। अच्छा, फिर पढ़ लेते हैं। उत्तरदायी सरकार केवल प्रगतिशील चरणों में साकार होगी। प्रांतीय विषयों को आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में वर्गीकृत किया गया था। भारत के राज्य सचिव का वेतन भारत सरकार के राजस्व से निकाला गया था। ये गलत है, इससे कोई मतलब नहीं सचिव के वेतन से। ये तीनों अंग हैं, अवन अंग होगा, उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी और ये प्रांतों में द्वैत शासन। यहाँ से ये 2 विषय, नंबर 1 नंबर 2। आरक्षित विषय किसके पास थे? अंग्रेजों के पास। ऐसे समझ लीजिए, मतलब दोनों सरकार चलेंगी, भारतीय सरकार भी चलेगी और हस्तांतरित किस पे थे? भारतीयों पे। इसी के चलते हुए क्या हुआ था? इलेक्शन हुए थे। इस अधिनियम ने इलेक्शन कराए थे भारत में पहली बार, ठीक है, जिसमें स्वराज्य पार्टी जीती थी। फिलहाल हम तो इतना बता रहे हैं आप लोगों को, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी घटना होम रूल लीग की प्रेरणा की बनी? होम रूल लीग याद रखना 1915 की घटना है। तो अब इसके बराबर में कोई घटना हो ऐसी बता लीजिए। तो ये वाली घटना है 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध चला, तो इसी वजह से शुरू हुई। ये आंसर है इसका। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले नहीं, प्रथम विश्व युद्ध के ठीक बाद नहीं, 1909 के अधिनियम के बाद नहीं। 1909 का अधिनियम क्या? मार्ले मिंटो सुधार। मिंटो क्या थे? वायसराय। मार्ले अधिकारी था। समझ रहे हो? इनका जो 1909 का अधिनियम था, इसमें मुसलमानों के लिए, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया, के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्शन। क्या है ये पृथक निर्वाचन? हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल तो इसका ये आंसर याद रखेंगे। होम रूल लीग में किन किन की थी होम रूल लीग? एक तिलक की और एक अभी थोड़ी देर पहले बताई हमने किसकी? एनी बेसेंट की। होम रूल का मतलब क्या होता? घर का शासन। तो क्या डिमांड कर रहे थे? घर का शासन। घर का शासन कौन करेंगे? घरेलू लोग। घरेलू लोग कौन होंगे? भारतीय। ये बात डिमांड थी इसकी।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेतृत्व से नहीं जुड़ा हुआ था? तो याद रखना, देखो भैया 3 नाम तो याद रखेंगे, लाल, बाल और पाल, ये तीनों नाम तो याद ही रख लो। तीनों ये उग्रपंथी थे जिनका कार्यकाल 1905 से 1916 तक चला, ऐसे समझो आप। 1916 में एक हो गए थे ये। तो 1885 से याद रखेंगे 1905 तक कौन है? नरमपंथी। कौन है? नरमपंथी। इंग्लिश में इनको कहते हैं पैसिमिस्ट, और ये हैं गरमपंथी। इंग्लिश में इनको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, यहाँ पे लिखा होगा एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लाल, बाल, पाल, लाल से हो गए लाला लाजपत राय। ये सब गरमपंथियों के नाम लिखवा रहा हूँ मैं, लाजपत राय। बाल से हो गए बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों के तीनों गरमदली थे। और एक का नाम और इनके साथ लिख देना, अरविंदो घोष। समझ रहे हो दोस्तों? अब लोकमान्य तिलक थे, बिल्कुल है। अरविंदो घोष थे, लाला लाजपत राय थे, ये नहीं थे। डी एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे? कांग्रेस के संस्थापक। बताओ, अंग्रेजों ने पार्टी बनाई थी ये। अच्छा, इनके बारे में याद रखना, अरविंदो घोष के बारे में 2 किताबें याद रख लें, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 का हिस्सा है? फिर वही वाली बात आ गई, प्रांतों में द्वैत शासन हिस्सा है। भारतीयों को सस्ता हस्तांतरण ने ये तो नहीं की थी। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी बात करते हैं। वायसराय कार्यकारी परिषद का विस्तार करना, केंद्रीय विधायिका का पुनर्निर्माण, विनियमन और गैर विनियमन प्रांतों के बीच अंतर को समाप्त करना, ना ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, हाँ ये भी नहीं था। ये ठीक है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रहा था, असल में 1919 के बाद क्या हुआ था? 1919 के बाद इलेक्शन हुए थे, याद करो। और इलेक्शन में कौन जीती थी? स्वराज्य पार्टी जीती थी। स्वराज पार्टी। किस किस की? अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है। और स्वराज पार्टी के पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। याद रखेंगे हम, विट्ठल भाई पटेल। किसके? स्वराज पार्टी के, या फिर ऐसे समझ लीजिए विधानसभा के पहले अध्यक्ष। तो इसका मतलब ये पहले अध्यक्ष। तो जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था उसी की सरकार बनी थी ये। ठीक है, अभी आगे आएगा स्वराज पार्टी में आप लोगों को बता दूंगा। महात्मा गांधी की प्रेरणा से असहयोग आंदोलन का प्रसिद्ध प्रस्ताव कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र में कब अपनाया गया? देखो, कांग्रेस के सत्र याद कर लो भाई दोस्तों। कांग्रेस के सत्र हमेशा दिसंबर में होते हैं। कब होते हैं? दिसंबर में। क्यों होते हैं? क्योंकि 28 दिसंबर को कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को, इसीलिए हर बार कब मनाया जाता है? सितंबर में मनाया जाता है। लेकिन कोई विशेष कार्यक्रम या विशेष कुछ ऑर्गेनाइजेशन है तो विशेष सत्र बुलाया जाता था। और विशेष सत्र जो बुलाया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन, याद रखेंगे, असहयोग पर प्रस्ताव, जिसका नाम है कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन था, वो कब किया था? सितंबर 1920 में। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे 20 में। अच्छा, ये वैसे भी 1920 में मिल जाएगा, ये 1920 में है। ठीक है, 1920। निम्नलिखित में किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? देखो आ गए, ये 2 लोगों के नाम याद रख लो, महानुभावों के, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। क्यों करा था? क्योंकि महात्मा गांधी से चिढ़ गए थे। महात्मा गांधी ने आंदोलन चला रखा था सहयोग, और 1922 में वापस ले लिया। और जैसे ही वापस लिया तो इन्होंने कहा कि बोले तुमसे होता हुआ तो कुछ है नहीं, तुम हमेशा आंदोलन लेते हो, चलाते हो, वापस ले लेते हो। तो इनसे इन्होंने मना करा। किसने? गांधी जी ने के बोले 1900। अब देखो वही वाली बात आ गई, 1919 के अधिनियम के तहत क्या बनने थी? इलेक्शन होने थे प्रांतीय सरकारों के। किसके? प्रांतीय सरकारों, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया ना, प्रांतीय सरकार के इलेक्शन होने थे। अब जब प्रांतीय सरकार के इलेक्शन होने थे तो गांधी जी कह रहे थे अब कांग्रेस इलेक्शन में भाग नहीं लेगी। जब कांग्रेस इलेक्शन में भाग नहीं लेगी तो इन्होंने कहा बोले हम अपनी पार्टी बना लेंगे एक, जिसका नाम है स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बन गए? यही बन गए, सीआर दास। और सचिव कौन बन गए? मोतीलाल नेहरू बन गए। अच्छा, इसी पार्टी ने पहला विधानसभा का अध्यक्ष भी दिया। याद करो, अभी पहले बताया मैंने, का अध्यक्ष क्या नाम है उनका? विट्ठल भाई पटेल, बीजी पटेल, ऐसे लिख लीजिए, पटेल।
अब समझ रहे हो, पूरी कहानी समझ में आ गई। 1919 का अधिनियम आया जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार। उस सुधार के तहत जो है भारत में इलेक्शन होने थे, किसके, विधानसभा के इलेक्शन होने थे। कांग्रेस ने इलेक्शन में भाग नहीं लिया, तो कांग्रेस के दो लोगों ने कांग्रेस से अलग होकर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बनाने के बाद पार्टी इलेक्शन जीत गई। पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने क्या करा कि पार्टी जब इलेक्शन जीत गई, इलेक्शन के बाद इन्होंने जो है क्या कहते हैं अंग्रेजों को उनका असली चेहरा दिखाया, उनका बिल पास नहीं होने देते थे ये लोग, ठीक है। CR दास स्वयं अध्यक्ष बन गए जिसका नाम, और मोतीलाल नेहरू सचिव बन गए थे इसके, ठीक। और इन्होंने ही विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुना था जिसका नाम है विट्ठल भाई पटेल। अब देखो भाई, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत का मतलब किसी के खिलाफ नहीं है, खिलाफत का मतलब होता है खलीफा से। असल में मैं बता देता हूँ, इस्लाम धर्म के बाद पैगम्बर मोहम्मद साहब के बाद 4 खलीफा हुए। कितने खलीफा हुए भाई? प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 4 खलीफा हुए, और 4 खलीफाओं के नाम मैं बता देता हूँ। अबू बकर, अली, उस्मान और उमर, ये 4 खलीफा हुए। अब सब खलीफा धीरे धीरे अलग अलग जगह फैल गए, कोई इराक में फैल गया, कोई सऊदी अरब में आ गया, कोई मिस्र में आ गया, लेकिन धीरे धीरे ख़त्म हो गए। बस एक खलीफा बचे थे, कहाँ के थे वो? तुर्की के खलीफा थे। और जो तुर्की का खलीफा था, वो तुर्की का ही खलीफा क्या था, तुर्की का सुल्तान भी था, ठीक। अब हुआ क्या, हुआ ये कि अंग्रेज़ों ने तुर्की के खलीफा से वादा किया कि साहब जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा 1914 से 1918 के बाद, तो हम आपको बहुत सारी रियायत और बहुत सारी छूट देंगे, इसलिए युद्ध में शामिल हमारी तरफ से हो जाओ। तुर्की के खलीफा शामिल हो गए, लेकिन उसके बाद क्या करा इन्होंने, उन्हें कोई सुविधा दी नहीं। जब सुविधा दी नहीं तो वहाँ पर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तुर्की में। जब तुर्की में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो भारत के मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। और भारत के मुसलमानों में 2 मुसलमानों के नाम याद रखेंगे जिनका नाम है अली बंधु। क्या नाम है? अली बंधु। वहाँ थे सैयद बंधु, यहाँ अली बंधु। अली बंधु खिलाफत मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अली और शौकत अली। अब बाद में गांधी जी इस आंदोलन के क्या बन गए? लीडर बन गए। और गांधी जी ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हिंदू मुस्लिम को जोड़ने के लिए खिलाफत असहयोग आंदोलन दोनों एक कर दिए। खिलाफत और असहयोग क्या कर दिए? एक कर दिए। जब खिलाफत और असहयोग एक हो गए तो पूरी जनता गांधी जी के साथ हो गई, और गांधी जी के साथ हो गई तो आप जानते ही हैं कि गांधी जी ने उस बात का फ़ायदा उठाकर अपने आंदोलन को सक्सेस बनाने की कोशिश की, ठीक। आगे चलकर तुर्की में एक वो आया तानाशाह जिसका नाम था कमाल पाशा, उसने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन अपने आप समाप्त हो गया, बचा कौन सा? असहयोग चलता रहा, ठीक। वेयर डिड गांधी जी फ्रॉम द सत्याग्रह सभा? अच्छा, ये सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह सभा। असल में मैं बता देता हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोगों को पता है, जनरल डायर ने गोली चलाई थी, बहुत बेकार आदमी था, हैं। उसका कहना ये था कि अगर वो तो गेट छोटा था, जो तोप अंदर तक नहीं आई, नहीं तो मैं तोप चलवाता, ठीक है। 79 लोगों को मारा, बहुत लोगों को मारा, 1200-1300 लोग मारे गए थे। तो गांधी जी ने उसके विरोध में एक सत्याग्रह सभा चलाई थी। सब लोगों को सब चीज़ों के बारे में पता, इसी के बारे में नहीं पता। वो बॉम्बे में चलाई थी, याद रखेंगे। गांधी ने एक सत्याग्रह सभा किसके विरोध में चलाई थी? जलियांवाला बाग के, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। कहाँ पर? बम्बई में सत्याग्रह सभा। क्वेश्चन आएगा, सभा चलाई। एक मेडेवल की और 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। फिर संविधान के 50 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन के। फिलहाल तो ये देख लिए 13वें क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट मैच? भगत सिंह मेरठ षड्यंत्र केस, ये नहीं है, यही नहीं है। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस से है। लाहौर षड्यंत्र केस क्या है भाई? षड्यंत्र केस क्या है? जिसमें इन्होंने क्या कहते हैं, एसपी को गोली मार दी थी। किसने? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, याद करना। तो ये उससे संबंधित है लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड 1925 में करा था इन्होंने, 9 अगस्त 1925 को। इस बार इसकी जयंती मनाई गई है, मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी आप लोगों को। चंद्रशेखर आजाद भी काकोरी कांड से जुड़े हुए थे, बिल्कुल सही है। चटगांव आर्मरी कांड, मास्टर सूर्य सेन, मास्टर थे ये, मास्टर सूर्य सेन बच्चों की सेना बनाकर पूरे चटगांव को लूट लिया था। कहाँ? बंगाल में या बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में पहुंच गया ये, बांग्लादेश में। चटगांव आर्मरी कांड, और जो है क्या कहते हैं, कब के है ये?
1930 के आसपास की घटना है। क्यों? क्योंकि जब सबने आंदोलन समाप्त हुआ था उसके बाद ये सूर्य सेन ने ये काम किया था। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, मेरठ षड्यंत्र केस के बारे में याद रखना, मेरठ षड्यंत्र कम्युनिस्टों से है। कम्युनिस्ट, कुछ कम्युनिस्ट ऐसे थे जो भारत में पनप रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ पकड़ के जेल में डाला था। तो याद रखेंगे मेरठ षड्यंत्र केस किससे? कम्युनिस्टों से रिलेटेड। यही क्वेश्चन आएगा, मेरठ षड्यंत्र केस किससे संबंधित? कम्युनिस्टों से। निम्नलिखित में से कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के कारण थी? असहयोग अति उत्साहित नहीं थे तो बहुत ज्यादा थे। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इसके खिलाफ थे। ठीक। गांधी जी ब्रिटिश सरकार के आगे झुक गई? नहीं। चोरा चोरी कांड की घटना, चोरा चोरी कहाँ है? गोरखपुर में, गोरखपुर। तो याद रखेंगे 5 फरवरी, इसको याद रखें, 5 फरवरी 1922। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं अब 7 फरवरी कर दिया गया, फिर भी एक बार मैं देख कर और बता दूंगा, मेरी जो मैंने किताबें पढ़ी उनमें 5 फरवरी आ रहा है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में, गोरखपुर योगी जी के मठ के पास, गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर, कौन सी स्थान पर? चोरा चोरी नामक स्थान पर, चोरा चोरी नामक स्थान पर 22 पुलिस वाले भीड़ ने जिंदे जला दी। कितने? 22 पुलिस वाले। बस इतनी सी घटना थी, लेकिन गांधी जी को यह घटना बहुत बड़ी लगी और गांधी जी ने इसके चलते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब ये भी याद रखना कब लिया था। तो असहयोग आंदोलन 5 फरवरी को ही नहीं लिया था, 12 फरवरी को लिया था, 1922 को वापस लिया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया तो कहाँ थे? ये बारदोली में थे। गांधी जी बारदोली में थे, यहाँ से घोषणा कर दी। सब लोग हक्के बक्के रह गए, बोले गांधी जी ने इतने छोटे से, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं एक छोटे से गांव में हुई घटना की सजा पूरे भारत को कैसे दे दी। ठीक। एनी बेसेंट कहती हैं राजनीतिक रूप से बच्चे हैं। कौन? गांधी जी। ठीक। गांधी जी ने कहा बोले तुम बोलते रहो, मेरे ऊपर नहीं पड़ता फर्क। ठीक। अब मैंने आप लोगों को बता दिया नेता कौन थे। लाल बाल पाल किसको कहा जाता? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इसका राइट आंसर यही है। ठीक। बाकी गोपाल कृष्ण गोखले नरमपंथी थे, बाकी सी राजगोपालाचारी नरमपंथी थे। ये तीनों के तीनों क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट, उग्रपंथी एक्सट्रीमिस्ट थे। लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना को गांधी जी ने ऐतिहासिक उपवास की समाप्ति की? ये याद रखेंगे साहब, ऐतिहासिक उपवास। ऐतिहासिक उपवास पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ? इसको याद रखेंगे, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। ठीक। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मीडिएटर कौन थे? तो तेज बहादुर सप्रू ने कराया था। तेज बहादुर सप्रू और आर जयकर, इन दोनों ने कराया था। तेज बहादुर सप्रू और आर जयकर ने भूमिका निभाई थी। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। जब गांधी जी की तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो इनके गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता कराया और पूना पैक्ट में लगभग केंद्रीय विधानसभा में 18% सीटें रिजर्व कर दी गई एससी के लिए और प्रांतीय विधानसभा में कितनी कर दी गई? 147 कर दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित नेहरू रिपोर्ट से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। अब मैं पहले नेहरू रिपोर्ट बता दूं क्या। 1919 में याद करो सुधार आया, कौन सा? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। अब मेरी बात बिल्कुल कायदे से सुनना, सब जुड़ जाएंगे। इसकी रिपोर्ट देने के लिए, इसकी रिपोर्ट मतलब इसकी जांच करने के लिए 1927 में कमीशन आया, साइमन कमीशन। समझ रहे हो हमारे दोस्तों? साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ बहुत बड़े पैमाने पर तो साइमन ने ये कहा कि तुम लोगों से अपना संविधान बनाना तो आता नहीं है और बात कर रहे हो हमसे। तो उन्होंने कहा ठीक है, संविधान बनाने नहीं आता तो नेहरू जी को सौंप गई। किसको? मोतीलाल नेहरू को। मोतीलाल नेहरू से कहा कि भाई संविधान बना कर दिखाओ। तो मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट दी जो भारत के संविधान को इंडिकेट करती है इसमें क्या क्या बात की गई थी। तो ये भी पूर्ण स्वराज्य की मांग नहीं कर रहे थे, ये सबसे गलत बात थी। ये भी डोमिनेंट स्टेटस के पक्षधर थे, बिल्कुल सही है। संघीय प्रणाली के पक्षधर थे, ऊपर अंग्रेज रहेंगे नीचे हम रहेंगे। संघीय प्रणाली मतलब फेडरल सिस्टम क्या होता है कि ऊपर एक सरकार रहेगी नीचे एक सरकार रहेगी। जब संविधान जिस दिन पढ़ा रहे होंगे उस दिन हम लोग ये बात करेंगे। इसने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया। जो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था मोरले मिंटो सुधार से, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। ये बात भी सही है, बोले हम नहीं मानते इसे। ठीक। ये सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के विरुद्ध था, नहीं ये चाहता था कि सर्वोच्च न्यायालय हो, तो ये गलत हो गया।
ठीक, तो इसका आंसर होगा 1 2 3। 1 2 3 कहाँ है? 1 2 3 डी में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सर्वोच्च न्यायालय चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय हो, और डोमिनियन स्टेटस मांग की थी इन्होंने, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, ये याद रखना। संघीय प्रणाली की पक्ष में थे कि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते रहें, लेकिन छोटी चीज़ें, नीचे की चीज़ें हम देखते रहें, जैसे केंद्र में अंग्रेज बैठे रहें और राज्य में कौन बैठ जाए? हम लोग बैठ जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही बात है, ये नहीं मानने थे, कह रहे थे हम मॉर्लिमेंटरी सुधार को नहीं मानेंगे। ठीक, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कालानुक्रम बताइए। देखो ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप लोग समझ लीजिए। तो अब मैं इनकी डेट लिख देता हूँ। 1927 में साइमन कमीशन आया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, तो इसका मतलब साइमन कमीशन के बाद ये है। अच्छा, लेबर पार्टी सबसे बड़ी तो 1945 में बनी है, लेकिन उससे पहले एक 1929 में लेबर पार्टी बन चुकी है। ठीक, ये चौथा वाला है, चतुर्थ, ये फोर्थ है, फोर्थ, ये गलत लिख गया। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन उद्घाटन है लगभग 1930 के आसपास। तो अब लगाना आसान हो गया। नंबर 1 पे पहले नंबर 1 आ गया, नंबर 1, ये नंबर 1 सब में है, 3 में है, फिर आ जाना चाहिए नंबर 3। ठीक, नंबर 3 आ गया, तो 2 में है नंबर 3, इसमें और इसमें। फिर आ जाता है 1928 के बाद नंबर 2, तो नंबर 2 फर्स्ट में आ गया, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक, इन डेट को याद रखेंगे। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो आंखें बंद करके सरदार वल्लभ भाई पटेल लगा देना है। गांधी जी से कहा गया था, किसान आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? किसान। गांधी जी से कहा गया कि आप आ जाओ, गांधी जी बोले मैं बिजी हूं, अपने चेले को भेज दे रहा हूं। तो गांधी जी की तरफ से कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे। ठीक, मोरारजी देसाई के बारे में याद रखिए। 1978 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी भारत में, इंदिरा गांधी को हराकर। गैर कांग्रेसी सरकार किसकी थी? सरकार जनता पार्टी। किसकी थी? जनता पार्टी की। और पहले पीएम कौन बने थे? गैर कांग्रेसी, पहले गैर कांग्रेसी पीएम, गैर कांग्रेसी पीएम, कांग्रेसी पीएम। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। एम के गांधी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, आप जानते ही हैं इनके बारे में। और महादेव देसाई क्या थे? गांधी जी के निजी सचिव, गांधी जी के सचिव थे भाई, सचिव भी रखते थे गांधी जी, समझ लो, सेक्रेटरी भी रखते थे, निजी सचिव। ठीक, चलो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार, देखो साइमन कमीशन आया किस लिए था, मैंने आप लोगों को बता दिया। 1919 के मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट देखने के ये सही है या गलत है। अगर सही है तो इसको बना रहने दें, नहीं गलत है तो दूसरा लिया है। उसके बाद 1927 में ये आया था, 28 में इसका खुल के विरोध हुआ, 27 में गठन हुआ था, 28 में आया था, समझ लीजिए 28 में आया। लेकिन इसमें सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, ये इंपॉर्टेंट बात है, यही था इसका आंसर भी। क्यों अंग्रेज थे? अंग्रेज इसलिए लेकर आए कि बोले सबको अंग्रेज बना दिया, अंग्रेजों को बना दिया। गांधी बस कांग्रेस का कहना ये था, भारतीयों का कहना ये था कि हमारे लिए कमीशन ला रहे हो, हमारे संवैधानिक सुधारों की बात कर रहे हो, हमारे 1919 के अधिनियम को देखने के लिए आ रहे हो, और हमें ही मौका नहीं दे रहे हो। किसको लेकर आ रहे हो? अंग्रेजों को लेकर आ रहे हो। तो इसी बात पर ये फेल हो गया था। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, लाला लाजपत राय भी हमारे इसमें चले गए। इल्बर्ट बिल विधेयक, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया था। इल्बर्ट बिल किसके समय में आया? लॉर्ड रिपन के। लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा वायसराय था हमारे लिए, और इसका टाइम पीरियड भी याद रखना, 1881 से 84 था लॉर्ड रिपन का। इन्होंने ये इल्बर्ट बिल लेकर आए। इसके विरोध में श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह मतलब अंग्रेजों का, गोरों का विद्रोह। पहली बार गोरों ने विद्रोह किया इनके समय में। इसमें इसने क्या करा था? ये वाली चीज़ दे दी थी, भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों को और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों पर मुकदमा सुनाने की परमिशन दे दी। अब परमिशन दे दी तो ये कूदने लगे, बोले भाई ऐसे कैसे हो जाएगा। तो श्वेत विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के कारण ही ये बिल वापस लेना पड़ा था। समझ लीजिए, इतनी तेज अंग्रेज इकट्ठे हो गए थे, एक हो गए थे, बोले रिपन बेकार है, रिपन बेकार है। और भारत के संदर्भ में सबसे अच्छा वायसराय लॉर्ड रिपन था। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से 1935 अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? अब देखो भाई, याद रखो, मैंने बताया 1919 का अधिनियम, किसका नाम था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार। क्या था? प्रांतों में द्वैत शासन। याद आ गया? अब हमेशा यही थोड़ी चलता रहेगा। 50 रिपोर्ट आई, 50 रिपोर्टर ने कहा कि भाई अब और भारत को थोड़ा संवैधानिक सुधार की बात करो। तो 1935 का अधिनियम पास हुआ, सबसे बड़ा अधिनियम है। इससे हमने 250 आर्टिकल लिए हैं भारत के संविधान में, पारित हुआ। इसने क्या करा? इसने प्रांतों में द्वैत शासन खत्म कर दिया। क्या करा? यहां लिख देता हूं, प्रांतों में द्वैत शासन खत्म, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। कहां लगा दिया?
भाई समाप्त करके सुधारी तो दो। केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया, केंद्र में द्वैत शासन लगाया, केंद्र में द्वैत शासन लगाया। तो प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था? नहीं, सही नहीं कह रहा है ना। हाँ ठीक, सही नहीं, ये भी याद रखेंगे। अभी देखते हैं। वायसराय को विशेष शक्तियां प्रदान की गई, हाँ क्योंकि बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारी बात हुई थी। संघीय कार्यकारिणी में वायसराय और पार्षद की नियुक्ति हुई, बिल्कुल सही। संघीय विधायिका में द्विसदनीय होनी चाहिए थी, बिल्कुल सही। ये तीनों बातें। प्रांतों में द्वैत शासन नहीं, केंद्र में लगाया गया था, इसीलिए ये गलत है। मतलब ये यही आंसर है नहीं के हिसाब से, लेकिन ये तीनों चीज़ें हुई थी इसके अंदर। और केंद्र में, यहाँ पर केंद्र लग जाता तो ये भी सही हो जाता, उपरोक्त सही हो जाते सब। निम्नलिखित में किस नेता ने कहा था कि अधिनियम एक ऐसी मशीन प्रदान की गई है जिसमें ब्रेक तो है, इंजन नहीं है? ये गांधी जी, वो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन चलाने के लिए इंजन नहीं था। ये 1935 के अधिनियम के लिए भी कहते हैं। और ये जो है क्या कहते हैं, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। 1935 के अधिनियम को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? गांधी जी ने। ये कह रहे हैं उत्तर तिथीय चेक है। कहते हैं कि ये तो डिमांड हम पहले कर रहे थे, तुम आज दे रहे हो, ठीक है। बहुत सारी डिमांड इसमें मांगी गई थी, लेकिन इन लोगों ने, कांग्रेस ने इसको नहीं माना था। आगे चलते हैं। वन डिवोर्स का लड़ाई आप लोगों को पता ही है, कब लड़ी गई? 1760 में लड़ी गई। किस किस के बीच में लड़ी गई? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ी गई। जनरल आयर कूट ने काउंट लाली को हराया। काउंट लाली कहाँ के थे? फ्रांस के, को हराया। और अब ये एक कैसी शक्ति बनकर रह गई? कैसी शक्ति रह गई? फ्रांसीसी बनकर रह गए। क्या नाम है, व्यापारिक कंपनी बनकर रह गई, बाकी कुछ नहीं रहा। ठीक, अंग्रेजों का यहां से मामला बन गया। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस के नेता ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया? कांग्रेस के नेता ने, या कौन लाया था? ये गलत लिख दिया, रिजेक्टेड नहीं, इसको थोड़ा सा गलत है। ये अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, तो इसमें ये और लिखना चाहिए था, इसको कौन लेकर आया था? इसको यहां पर ये लाइन लिख लेना, कौन लाया था? कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया, नेता हटा दो। रिजेक्टेड किया था, ये है लॉर्ड लिनलिथगो। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो आए वायसराय बनके, और ये कहते हैं कि साहब हम क्या लेकर आए हैं, हम अगस्त प्रस्ताव लाए। और अगस्त प्रस्ताव में बहुत सारी बातें क्या कहते हैं भारतीयों को दी गई थी, कांग्रेस को दी गई थी। पहली तो ये थी कि साहब आपको संविधान सभा बना के देंगे, हम संविधान सभा बना के देंगे, पहली बात। दूसरी, भारत को डोमिनियन देंगे, वही डोमिनियन, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, हमारे अंदर में काम करते रहो, अधिराज्य, डोमिनियन देंगे। लेकिन शर्त एक है, भारत को युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। कौन से युद्ध में शामिल? द्वितीय विश्व युद्ध में। और द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड इस समय चल रहा था, कब था? 1939 से 45 तक चल रहा था। आ रही बात समझ में? तो इसलिए फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सबने इसको मना कर दिया, बोले साहब तुम्हारी बातें गलत है, हम तो नहीं मानते। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें आएंगी, आप लोगों को याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने कहा कि भाई हमारे लोगों को मारा है, हम जो है क्या कहते हैं अपने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि त्याग देते हैं, जो अंग्रेजों से मिली थी। रविन्द्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने कौन सी लिखी है? गीतांजलि लिखी है, गीतांजलि। और इस गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक, किस ब्रिटिश अधिकारी ने हड़प नीति, तो आप लोगों को पता है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति है, और इसका टाइम पीरियड है 1848 से 56। लॉर्ड वेलेस्ली की कौन सी है? सहायक संधि। और सहायक संधि का क्या टाइम पीरियड है? 1708, मतलब लॉर्ड वेलेस्ली का 1805। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। क्या बना है लॉर्ड ऑकलैंड के समय में? जीटी रोड, NH1 और 2 को मिलाकर, NH1 और 2 को मिला दें तो पंजाब से लेकर कलकत्ता। और एक और जान के हंसी हर्ष होगा आप लोगों को कि पंजाब से लेकर कलकत्ता, और एक सेकंड
चाहिए थोड़ा सा, हाँ इसको सही कर लेते हैं। पंजाब से लेकर कलकत्ता, और आप लोगों को जानकर एक बहुत अच्छी बात लगेगी कि प्राचीन काल में उत्तरापथ भी से कहते थे। प्राचीन काल का उत्तरापथ, प्राचीन काल में जो व्यापार होता था उत्तरापथ से होता था। कोई पूछने लगे उत्तरापथ कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो याद करना अफगानिस्तान से लेकर कलकत्ता पश्चिम बंगाल तक उत्तरापथ कहते थे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सालाबाई की संधि में ब्रिटिश समकक्ष था? सालाबाई की संधि 1782 में हुई। किस किस के बीच में? मराठे और अंग्रेजों के बीच में। ठीक, ये मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। समकक्ष कौन था? समकक्ष वो होते हैं जो क्या कहते हैं, बिल्कुल कंटेम्प्रेरी होते हैं। तो फ्रांसीसियों का रोल खत्म हो चुका था, हैदराबाद के निज़ाम का रोल खत्म हो चुका था। मराठे तो खुद ही संधि कर रहे हैं, तो टीपू सुल्तान, याद करो सालाबाई की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठों को अलग कर लिया था। किससे? टीपू से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में किस संधि के कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? ये सब लोगों को पता होगा जितने मुझसे पढ़े हैं। एला शापेल की संधि से समाप्त हुआ था। सालाबाई की संधि अभी मैंने बता दी 1722 में। ठीक है, पेरिस की संधि हुई थी थर्ड कर्नाटक वॉर हुई थी 1756 से 63, तो 63 में ख़त्म हुई है ये, 1763 में। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रिटिश कालानुक्रम में गवर्नर जनरल का सही कालानुक्रम बताइए और आए विचार करें। तो पहला तो यही है, फर्स्ट ये है, आई लिख का आ गया। इसका टाइम पीरियड लिख देता हूँ मैं। देखो अब टाइम पीरियड लिखने से अपना आप लोगों को फायदा हो जाएगा। 1798 से 1805। ठीक, हेस्टिंग का 1813 से 23, एमहर्स्ट का 1823 से 28, क्रम से लगे हुए हैं ये। बेंटिक का 1828 से 35। अब बड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर पहले दिल्ली आ गए, एक तो 1 2 3 4 ही है। तो ठीक है, तो 1 2 3 4 लगा दीजिए आंखें बंद करके। 1 2 3 4 पहला ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भारतीयों को सिविल सर्विस भर्ती करने का प्रावधान दिया गया? पहले भारतीयों को सिविल सर्विसेज में भर्ती होने का प्रावधान नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या मिलने लगा? इसके बाद से मिलने लगा, और यह है 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भारतीयों को मौका मिला। 1813 में क्या है? फ्री ट्रेड हो गया था। चीन मतलब चीन देश, चीन और चाय को छोड़कर कंपनी से विशेषाधिकार छीन लिए गए। 1858 का एक्ट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। 1833 के एक्ट में चीन से भी व्यापार छीन लिया, चीन से, और चीनी का व्यापार भी, चाय का व्यापार भी छीन लिया। अब व्यापार छीना और अब ये क्या बनकर रह गई? क्या कहेंगे इसको? अब सिर्फ शासन करना काम रह गया, व्यापारिक कंपनी खत्म हो गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का प्रतिपक्ष कौन था? याद करो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसका स्टेटमेंट ये था कि इसने मराठों को बहुत कम दिया, निज़ाम को बहुत कम दिया, और टीपू से सब कुछ छीन लिया। 3 क्षेत्र छीने थे, इसमें आधा राजपाट छीन लिया था श्रीरंगपट्टनम की संधि में। कब हुआ था ये? 1792 में। कब हुई थी? 1792। याद आ रही है? 1792 में। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आधा राज्य छीना। याद रखो, टीपू से 2 बेटे गिरवी रखे। ये कानवालिस की देन थी। 2 बेटे गिरवी रखे, और 3 क्षेत्र बड़े इंपॉर्टेंट है, डिंडीगुल, बारा महल और मालाबार। ये क्षेत्र छीन लिए। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर टीपू को बहुत कमज़ोर कर दिया। अच्छा, बारह नैस्टिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, 1813 से 23। ये वही है जिन्होंने पिंडारियों का दमन किया था।
लॉर्ड क्लाइव के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 टाइम रहा। ये 1757 में प्लासी के युद्ध से 1760 तक रहा, 3 साल। फिर आ जाता है, क्या याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ही इलाहाबाद की संधि थी, बोले बक्सर का युद्ध जीत गए, बोले हाँ जीत गए साहब, मैं आ रहा हूँ, संधि मैं करूँगा। तो 1765 में संधि हुई है, तो 1764 लगा लो, 67 तक रहा। 2 बार रहा। कौन 2 बार क्या बनकर आया? गवर्नर बनकर आया है ये। डोलहौजी के बारे में आप लोगों को पढ़ता है 1748 से 56। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के समय में रेलवे और टेलीग्राफ शुरू हुआ? लॉर्ड डलहौजी। देखो कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड 1786 से 93, याद रख लेना इसको भी, 1786 से 93। बैलेजली का मैं लिखवाई चुका हूँ, बेंटिक का मैं लिखवाई चुका हूँ आप लोगों को। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं, 1764 नहीं हुआ, 1761 में हुआ नहीं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये सही है, ये 1773 में आया है। पेट्स आया 1784 में। इलाहाबाद की संधि याद करो 1765 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि थी। तो इसका आंसर ये है, रेगुलेटिंग एक्ट, ये ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास में पहली बार ब्रिटिश सिविल सेवा परीक्षा की देकर सफल हुआ, सक्सेस हुआ? ये सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं, याद रखेंगे इनके बारे में। सत्येंद्र नाथ टैगोर, मैंने बताया ना, द्वारका नाथ टैगोर के 9 बेटे, 9 बेटों में से देवेंद्रनाथ टैगोर सबसे बड़े, और अभिन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, 9 के 9 अपने आप में एक से एक टैलेंटेड। पूरे भारतवर्ष के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। सोचो उस समय सिविल सर्विसेज की परीक्षा निकालना कितनी बड़ी बात थी। पूरी परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में होती थी। दूसरी चीज़, पेपर देने में कहाँ जाना पड़ता था? लंदन जाना पड़ता था, और अंग्रेजी इंटरव्यू लेते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीयों को शामिल किया जाए। ठीक है, फिर भी ये वहाँ तक पहुँचे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है? स्थानीय स्वशासन से हमारी यही जुड़े हुए हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया। लॉर्ड रिपन सबसे अच्छे वाले जो है, क्या कहते हैं, वो हैं, क्या नाम है, वायसराय भारत के लिए। अच्छा, लॉर्ड मेयो क्या था? राजस्थान में मेयो कॉलेज है इनके नाम पर, मेयो कॉलेज खुला। और भाई इन्हें अंडमान निकोबार गए थे घूमने, वहां एक पागल आदमी चाकू मार दिया, अंडमान में मृत्यु। डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? ह्यूम ने। नॉर्थब्रुक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, क्या कल बताया था? 1872 का एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट आया था, जिसमें बाल विवाह की उम्र को बढ़ाया गया था। ठीक है, बाल विवाह ना हो। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया? ये लॉर्ड, अरे गलत, इसमें तो आया ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है भैया, हम अपने आप पास से बना देते हैं। ये सब हटाओ हटाओ हटाओ। अच्छा, ओह सॉरी, है, ऑप्शन है भाई। हम क्वेश्चन को देखो, जब मैं ही गलत पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? दोस्तों, निरस्त किया गया था। तो याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये वाला वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटिन लाया था, लिटिन, कब? 1876 में। लेकिन उसके बाद, लिटिन के बाद कौन आते हैं? रिपिन ने ये समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया था। क्या था इसमें? ये खास तौर पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देसी भाषा के लिए लाया था। इसका अर्थ ही होता है देसी भाषा। इसमें यह कहा गया था कि अगर कोई भी देसी भाषा में छप रही पत्रिका जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कहा जा रहा है, वो हम जो है, क्या कहते हैं, हम उसे पकड़ लेंगे और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो एक पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। क्या नाम है? अमृत बाजार पत्रिका। याद रखना, ये इन्होंने बड़ा धोखा दिया अंग्रेजों को। ये क्या करते हैं, जब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया तो सुबह ही सुबह इनके डीएम साहब इसके अमृत बाजार पत्रिका के गेट पर खड़े हो जाते हैं। बोले देखो, अब ये भाषा में छपने दो, हिंदी में और या बंगाली में, इसे मैं सारे सामान को जब्त करके लेकर जाता हूँ। सुबह ही सुबह खड़े हो गए और जैसी पत्रिका निकल के आई वो अंग्रेजी में निकल के आई। अब ये बात थी कि अंग्रेजी वाली किसी को जब्त नहीं किया जाएगा, इनको मुँह की खानी पड़ी। रातों रात पत्रिका हिंदी की बजाय क्या कर दी, बंगला की बजाय क्या कर दी, अंग्रेजी में कर दी। और जिसकी अमृत बाजार पत्रिका उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है।
किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने प्राचीन स्मारकों के संरक्षण में गहरी रुचि निभाई? तो लॉर्ड कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। लॉर्ड रिपन के बारे में मैं बता चुका हूँ, लॉर्ड लिटिन के बारे में बता चुका हूँ, वर्नाकुलर प्लेस एक्ट आया था। लॉर्ड इरविन के समय में क्या था भाई? लॉर्ड इरविन के समय में सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ, अवज्ञा आंदोलन। और भाई दोस्तों दांडी मार्च, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया। चलो पहले ही डाल दें दूसरा ये, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता भी इन दोनों के साथ हुआ। ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में कौन वायसराय था? ये जरूर याद रखेंगे आप, कुछ याद रखें ना रखें। इस समय में वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके टाइम पीरियड याद कर लो भाई। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में बात करें तो 1910 से 1916, क्योंकि मुझे इस तरीके से याद है, आप भी ऐसे याद कर लो। हार्डिंग 1911 में कलकत्ता से राजधानी ले गया। कहाँ? कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले गया, दिल्ली। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, तो इसी समय में क्या हुआ? ये आंसर तो ये है भाई, दोनों को गोला काला करके ना समझ, कंफ्यूज मत हो जाना। दिल्ली से राजधानी ले जाते समय इसके ऊपर बम फेंक दिया। बम फेंका किसने? रास बिहारी बोस ने। और लोग भी थे, रास बिहारी बोस ने बम फेंका, ये बच गया। एक इसका हाथी वाला मारा गया, पता ना कौन मारा गया था, फिलहाल ये बच गया। रास बिहारी बोस भाग कर कहाँ चले गए? जापान। अंग्रेजों के हाथी नहीं आए। और फिर बाद में किसको मिलेंगे? सुभाष चंद्र बोस को मिलेंगे, और उसके बाद क्या? आज़ाद हिंद फौज के मुख्य सिपाही बनकर भारत में आएंगे। ठीक है, कितनी बड़ी बात है। 1911 से भागने के बाद 30 साल बाद कहाँ मिलेंगे? जापान में। किसको मिलेंगे? सुभाष चंद्र बोस को मिलेंगे। ठीक है, इस केस का नाम है दिल्ली षड्यंत्र केस। याद रखेंगे, दिल्ली षड्यंत्र केस, लॉर्ड हार्डिंग पे बम कांड। ठीक। चेम्सफोर्ड के बारे में बात करें तो ये 1916 से 1921। ठीक। लॉर्ड रीडिंग है ये, रीडिंग। ठीक है, पढ़ना मत समझ लेना। 1921 से 26। और लॉर्ड इरविन का मैंने आप लोगों को टाइम पीरियड बताया, 1930 की घटना इसके समय में हुई ना, 1930 या 1931 तक ये सारी घटनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता संघ, पार्टी और समाचार पत्रों को सही ढंग से सुमेलित नहीं किया गया? देवेंद्रनाथ टैगोर की यंग इंडिया लाला लाजपत राय की है, लाजपत राय। और गांधी जी की है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि है, ये रही गीतांजलि। एम के गांधी की ये नहीं है, नवजीवन है। और तिलक की केसरी है। बिल्कुल राइट आंसर ये होगा। आंसर लिख देता हूँ, किसी कंफ्यूजन हो। तिलक की केसरी है, और केसरी के साथ एक और निकालते, दो पत्रिका निकालते, मराठा और केसरी। मैं कई बार बता चुका, मराठा अंग्रेजी भाषा में है, और केसरी मराठा अंग्रेजी में है, केसरी मराठी भाषा में। कौन? GD आगरकर इनके साथ रहते थे जो ये निकालते थे। आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा नेता एम के गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे गांधी जी के साथ से प्रेरणा लेता था? तो जवाहरलाल नेहरू तो प्रेरणा लेते ही लेते थे, लेकिन इनको मत भूलना, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये खान बाबा के नाम से फेमस है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। पठान थे अफगानिस्तान के। जब पता भारत के दो टुकड़े हो गए थे, ये बहुत बड़े कांग्रेसी और राष्ट्रभक्त थे अब्दुल गफ्फार खान। तो इन्होंने पता है क्या कहा था? इन्होंने ये कहा कि भारतीयों ने अफगानिस्तानियों को, मतलब हमें एक भूखे कुत्तों के सामने छोड़ कर चले गए। मतलब ये नहीं चाहते थे विभाजन हो। ठीक। अब्दुल गफ्फार खान एक तो लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। सीमांत गांधी कहते हैं इनको। कहाँ पर थे? अफगानिस्तान के थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते हो, प्रथम प्रधानमंत्री। जयप्रकाश नारायण 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहे थे, और इनका नाम है लोकनायक।
जगह का मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताता। ठीक, निम्नलिखित में के किस कारण मुस्लिम लीग के नेताओं ने अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए मजबूर किया? इतने बड़े शब्द पढ़ने से अच्छा मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। जब मुस्लिम के नेताओं को ऐसा लगा, ये बार बार एक ही डिमांड कर रहे थे, हमें पाकिस्तान दे दो, हमें पाकिस्तान दे दो, हमें पाकिस्तान दे दो। जब इन्हें लगा कि ना तो अंग्रेजी सरकार सुन रही है, ना जो है क्या कहते हैं भारतीय सुन रहे हैं, ना कांग्रेस सुन रही है, तो इन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे में मना लिया, दंगे भी करा लिए। जब सब कुछ हो गया तब भी सरकार ने ना सुनी, तो इन्होंने ऐसा लगा कि भाई ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो इन्होंने क्या करा कि चलो अब अंतरिम सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो समझ लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बातों को पढ़ने से अच्छा आप ये लिखिए, अपने स्वार्थ के लिए शामिल हुए थे कि पाकिस्तान को प्राप्त करने के लिए आना चाह रही थी। तो देख लें, पहली स्टेटमेंट कांग्रेस ने उसकी मांग को स्वीकार कर ली थी, नहीं की थी, ये बात खत्म हो गई। वायसराय ने उसका ये रुख स्वीकार कर लिया था, नहीं किया था। वायसराय ने मना कर दी थी, बोले पाकिस्तान सी है, पाकिस्तान नहीं बनेगा। वायसराय की लीग ने इस रुख को स्वीकार कर लिया था कि 29 जुलाई के लीग परिषद के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए, नहीं करा था। ये भी सिर्फ ये वाला है इसका, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के पोषित लक्ष्य को लड़ने के लिए पैर जमाना चाहती थी। मतलब मुस्लिम लीग चाहती थी कि हम जो है पैर जमा लें। कहाँ? भारत में। और कुछ दिन बाद अपनी डिमांड करेंगे। निम्नलिखित में से हु अमोंग द फॉलोइंग लीडर मेड द फेमस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? तो ये लेकर आए थे साहब जवाहरलाल नेहरू। और याद रखें, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी इन्होंने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत लोगों ने विरोध किया कि बोले ये सही समय नहीं है, ये सही समय नहीं। गांधी जी बोले देखो ऐसा है, मेरा नाम गांधी है और मैं इस देश की बालू से इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस उसमें बह जाएगी। जब कांग्रेस बह जाएगी तुम क्या करोगे? तो समझ लो, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान लो। तो उद्देश्य प्रस्ताव भी ये लेके गए थे। तो संविधान सभा की बात हो रही है, मैं भारत छोड़ो आंदोलन बनाने लगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रस्ताव इन्होंने पारित कराया था। ठीक है, ये प्रांतीय समिति के हेड बने, प्रांतीय समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और श्री राजगोपालाचारी क्या थे? पहले वायसराय बने हैं, पहले गवर्नर कह सकते हैं आज़ाद भारत के। और जॉन मथाई क्या थे भाई? जॉन मथाई के बारे में बताओ। ये श्रम मंत्री बने थे। क्या बने थे? उद्योग मंत्री। श्रम नहीं, उद्योग तो बाबू जगजीवन राम थे, उद्योग मंत्री बने थे। ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? ये लेकर आए थे। और उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा मुस्लिम लीग का संस्थापक सदस्यों में से एक है? तो ना तो ये है मोहम्मद अली जिन्ना। शौकत अली मैंने बताई दिया आपको, अली बंधुओं में से एक थे। तो नवाब सलीमुल्लाह खां, ये अभी ये क्वेश्चन आया है। नवाब सलीमुल्लाह खां ने, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने ये बनाई मुस्लिम लीग। और आगा खां पहले स्थायी अध्यक्ष किसके? मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग। ठीक। अब इसमें याद रखो कि धन के निष्कासी सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। और किताब है इनका पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में इन्होंने बातें करी हैं। कब? 1867 में। और ये कहते हैं कि भाई भारत का धन जा रहा है, तो इसका मतलब यही बात याद रखो, भारत का धन जा रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। देश के उन संसाधनों का उपयोग जिसमें ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है? नहीं। भारत के राष्ट्रीय संपत्ति का कुल वार्षिक उत्पाद का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा है, जिससे भारत को कोई भौतिक लाभ नहीं मिल रहा। यही उत्तर है। भारत का पैसा जबरदस्ती खींचा जा रहा था, कहाँ? विदेश में। निम्नलिखित में किस कारण से कांग्रेस नेता गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे? तो देखो, कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में शामिल न होने का कारण ये था कि वो ये चाह रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज्य दे दे। कौन? भारत सरकार। और सरकार पूर्ण स्वराज्य की बात को हमेशा नेगलेक्ट कर रही थी। तो इसका आंसर ये होगा, बाकी सब छोड़ देना। पूर्ण स्वराज्य क्यों? क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इसमें लाहौर सेशन में कौन? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ठीक है। 48 वाले क्वेश्चन पर आ गए। निम्नलिखित में किस नेता ने 1946 की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया? तो नेतृत्व हमारे जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन थे? ये नेतृत्व करता थे। नेतृत्व करना मतलब प्रधानमंत्री, पीएम बने ये साहब, ऐसे समझ लो आप। नेतृत्व करता ये थे। श्री राजगोपालाचारी पहले गवर्नर बने। एम के गांधी ने कोई पद ही नहीं लिया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे इसमें अंतरिम सरकार में? इसमें खाद एवं पूर्ति मंत्री बने थे। अंतरिम सरकार क्या थी? अंतरिम सरकार चलाने के लिए दी गई थी। किसके चलाने के लिए दी गई थी? भारत को चलाने के लिए दी गई थी। ठीक, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक सेकेंड, आगे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन डोमेन? देखो इंडियन डोमेनियन की बात आ गई तो भैया ये होगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत की होती तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल बाद में क्या बन गए थे? गृह मंत्री बन गए थे। और राजेंद्र प्रसाद क्या बने बाद में? हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। एक ये क्वेश्चन आ गया, ये मैंने कल पढ़ाया क्वेश्चन और कल ही पढ़ाया और आज आपके आंखों के सामने है। तत्वबोधनी सभा किसकी है? देवेंद्रनाथ टैगोर की। प्रार्थना समाज किसका? आत्माराम पांडुरंग का। आर्य समाज किसका? दयानंद सरस्वती का। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस किसका? एनी बेसेंट का। ये चारों की चारों बातें मैंने कल पढ़ाई थी। तो 1 2 3 4 ही लगा हुआ है, 1 2 3 4 लगा हुआ है। इसको उत्तर को आप ठीक मानेंगे। देखो भाई 50 क्वेश्चन में समेटने की कोशिश की और बहुत कम समय में समेटने की कोशिश की, इसीलिए आपके लिए थैंक यू लाएँ बड़ा हुआ। जो अच्छा लगे चैनल ना तो ज़रूर लोगों तक पहुँचाओ। अच्छी बात अच्छे लोगों तक पहुँचनी चाहिए, धीरे धीरे पहुँचनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहीं से हम आपकी विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।